हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो आपकी जो एमसीक्यू की केमिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हमने ये जो वन शॉट सीरीज शुरू की है उस पे बच्चा लोग आज हम क्या डिस्कस करने जा केमिकल काइनेटिक्स 12th साइंस का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड बच्चों को जनरली ये केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर ही ऐसा कि जो ना तो चैप्टर नंबर 2, 3 या किसी और चैप्टर के साथ रिलेटेड है, मतलब कि ये पूरा नया ही कंसेप्ट है। एक्चुअली में देखा जाए तो मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूं, तो ये इंजीनियरिंग में लास्ट जो हमारा 7th 8th सेमेस्टर मतलब कि 4th ईयर रहता है उसमें सब्जेक्ट आता है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। बस वहां से उसका बेस उठाकर यहां पर कुछ थोड़ा बहुत आपको चैप्टर में दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जो केमिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड रहता है उसके जो चीजें लास्ट 4th ईयर में जो चीजें पढ़ाई जाती है वो अभी आपको यहाँ पर 12th साइंस में बेसिक फॉर्म में दिया गया। तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एमसीक्यू की इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। राइट बच्चा लोग, तो चलिए टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो वहां पर नोट्स रहते हैं, कुछ टिप्स रहती है, कुछ एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक रहती है, वो भी सारी हम बीच बीच में मैं डिस्कस करते जाऊंगा। राइट। एंड हाँ, दूसरी बात कि ये जो सारी मैं अभी यहाँ पर पीपीटी डिस्कस करने वाला हूँ उसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो अच्छा, तो कुछ कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि अच्छा टेलीग्राम से पूरा मिल रहा है तो कुछ भी लिखना नहीं बच्चा लोग, आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है कि वो लिखने में मजा नहीं आता है, मतलब कि वो मुंह से निकलने वाले वर्ड्स होते हैं, मतलब आपको सुनना है और आपको खुद की अपनी लैंग्वेज में उसके एक नोट्स बनाने हैं कि अच्छा सर ने ऐसा बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि ना तो कुछ बोलने में ज्यादा रहता है ना तो कुछ लिखने में ज्यादा रहता है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई होगी। देखिए इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहता है तो यहां से ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स को पकड़ के हम क्वेश्चन को इजीली फोड़ पाएंगे। तो ये सारी ट्रिक्स आपको ये वीडियो एक बार दो बार या 4-6 महीने के बाद जब भी आपका कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो रिपीट कर करके ये कंसेप्ट को पक्का कर दीजिए। राइट बच्चा लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। देखिए फॉर द रिएक्शन, कुछ मुझे रिएक्शन दिया है, इफ द रिएक्शन रेट एंड द रेट कांस्टेंट आर डिनोटेड एज फॉलोज, विच रिलेशन होना चाहिए और विच रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3 इज करेक्ट। राइट। तो देखिए यहां पर कुछ मुझे सारे रिलेशंस दिए हुए हुए और उस रिलेशंस को मुझे यूज करके K1 K2 एंड K3 के बीच में कुछ रिलेशंस नए डेवलप करने हैं। चलिए मैं ज्यादा नहीं सोचता हूं, इसके ऊपर से मैं सिंपली एक डिफरेंशिएट जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूं। चलिए पेन सेलेक्ट कर लिया। इस रिएक्शन का क्या रिएक्शन होगा बच्चा लोग, तो आप सबको पता होना चाहिए कि आगे जो मोल रहते हैं मुझे वो लिखना है यहां पर 1/2 D N2O5 अपॉन dt। अच्छा चलिए, अभी ये रिएक्टेंट साइड है तो ऑब्वियसली ये कंज्यूम हो रहा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर माइनस, फिर हम लिखते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट साइड है तो प्लस 1/4 DNO2 अपॉन dt। चलिए अभी ऑक्सीजन का तो वो भी प्रोडक्ट साइड पर है, सो प्लस DO2 अपॉन dt। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए बच्चा लोग, हाँ यहां पर मुझे दिया गया है माइनस DN2O5 अपॉन dt की जगह पर मैं क्या लिखूंगा K1N2O5, मतलब कि ये जो मेरा पार्ट है इंक्लूडिंग माइनस DN2O5 अपॉन dt, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं K1N2O5। तो चलिए मैंने लिख दिया K1 स्क्वायर ब्रैकेट में N2O5। अभी आगे जो 1/2 बचा उसका क्या, तो वो तो मुझे ऐसे ही लिखना है 1/2। चलिए अभी और इक्वल टू करके आगे। ओके, अभी मुझे प्लस D, यहां पर D छूट गया, चलिए मैं D ऐड कर देता हूं। यस, यहां पर है प्लस और ये रहा मेरा D। ओके, तो DNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू मुझे क्या बताया है K2N2O5, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं। चलिए ये प्लस DNO2 अपॉन dt 1/4 एज इट इज मैं लिखूंगा K2N2O5। राइट। चलिए उसके बाद DO2 अपॉन dt की जगह पर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है K3N2O5। राइट। ओके चलिए अभी आगे देखिए,
अभी सब जगह पर N2O5 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 कॉमन है, तो मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, अगर ये N2O5 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 को मैंने कैंसिल कर दिया। चलिए अभी इसके बाद मैं यहां पर देखिए कोई ऐसा ऑप्शन सेट हो रहा है 1/2 K1, यस 1/4 K2 एंड ये रहा K3, तो आंसर मेरा बच्चा लोग यहां पर निकल के आएगा ये। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्मेट भी अगर लिखना है तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अगर मैंने LCM 4 ले लिया तो ये हो सकता है 2K1, सॉरी यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट तो फिर अभी नहीं आएगा, N2O5 तो कैंसिल हो गया है। चलिए उसके बाद ये ओनली K2 एंड उसके बाद यहां पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो ये बन सकता है 4K3। तो इन दोनों में से अगर आपको कोई भी आंसर दिया हुआ है बोथ आर करेक्ट। तो चलिए आंसर देखते हैं। यस आंसर हुआ मेरा ए, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस तो अगला वाला क्वेश्चन बच्चा लोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से सेम क्वेश्चन अभी जो N2O5 था उसकी जगह पर NH3 एमोनिया लेकर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अभी ये क्वेश्चन आया फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया है, प्रोडक्ट, इसका रेट इक्वेशन मुझे दिया है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, अच्छा, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज हाफ, देन रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा। तो चलिए इसको सेम यहां पर रिपीट करते हैं। रेट इज इक्वल टू हमारा है K A³ B⁻�0, राइट। अगर मैं A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो चलिए हम लिखेंगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू, अभी K को मैंने टेम्पररी निकाला है, A का कॉन्सेंट्रेशन डबल तो 2⁻3, B का कॉन्सेंट्रेशन में हाफ कर रहा हूं तो 1/2⁻0, राइट। तो चलिए मैं यहां पर लिखूंगा रेट प्रोपोर्शनल टू 2⁻3, सो इट इज 8 समथिंग रेज टू 0, सो इज इक्वल टू 1। तो यहां पर लिखा है देखिए 8 टाइम इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, डबल, तो मेरा आंसर बनेगा बी, राइट, इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। तो इस तरह के जब भी आपको बच्चा लोग क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, रेट इक्वेशन लिखना है, फिर क्वेश्चन में शांति से आपको देखना है, पढ़ना है। यहां पर लिखा है ए डबल हो रहा है तो ऐसे लिखिए ए डबल हो रहा है, बी हाफ हो रहा है तो लिखिए 1/2, राइट। अभी चलिए इस तरह के क्वेश्चन वॉल्यूम वाले भी आएंगे, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को कैसे फोड़ते हैं, राइट, देखिए चलिए। हाँ अभी एक क्वेश्चन आया, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 4 टाइम्स, अभी कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है, द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल। अच्छा मतलब देखिए यहां पर वर्ड पकड़िए आप, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ओनली, हाँ बढ़ रहा है लेकिन 2 टाइम्स ही बढ़ रहा है। तो सिंपली पता चल जाएगा कि जो भी हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं उसका पावर 1/2 होने वाला है। ओके, फिर इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेम रिएक्टेंट इज इंक्रीज 9 टाइम, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन रेट। तो चलिए सिंपली हम देख सकते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने लिख दिया है रिएक्टेंट का R, उसके ऊपर पावर लिख रहा हूं मैं S, राइट। सो रेट प्रोपोर्शनल टू, चलिए कॉन्सेंट्रेशन मैंने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो रेट मेरा क्या हो रहा है 2 टाइम्स। तो चलिए इसको यहां पर हम लिख देते हैं 2 टाइम्स। तो यहां पर जो मेरा बच्चा लोग x है वो x ये मेरा क्या होना चाहिए, तो x शुड बी 1/2, मतलब कि 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे देन इट विल बी 2। तो चलिए मुझे ऑर्डर तो पता चल गया कि x मेरा है 1/2, तो ये मेरा हो गया केस नंबर 1। अभी केस 2 में हम क्या करेंगे, देखिए बताया है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 9 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन 9 टाइम्स, उसका पावर 1/2, सो ऑब्वियसली आंसर होने वाला है मेरा 3, मतलब कि रेट 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो देखिए आंसर आ गया हमारा बी, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस अभी बढ़िया सा क्वेश्चन आया नीट 2017 में। जो बच्चे अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो देख लीजिएगा किस तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, दूसरी बात कि हमारे जो सीबीएसई का जो हमारा जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी वाला, ये टॉपिक इतना हाईलाइट नहीं किया गया। कौन सा वाला टॉपिक, देखिए कोई मुझे रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है, एक रिएक्शन है x2 + y2 गिव्स 2xy, वो रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है, चलिए वो तो समझ में आ गया। उसके बाद यहां पर स्लो लिखा है
तो आप सोचेंगे अच्छा ये भी समझ में आ गया कि जनरली जो बच्चे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ऑलवेज बच्चा लोग जो स्लो स्टेप रहता है ना, ऑलवेज वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। मतलब कि पूरे रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लो वाले स्टेप पर। चलिए ये तो पता चल गया। तो अभी आगे करना क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो आप सिंपली सोचेंगे यहां पर x 1 मोल है, y2 भी 1 मोल है, तो 1 + 1 = 2। आप आंसर जल्दबाजी में लिख देंगे a। तो गलत बात हो गई क्योंकि ये नीट एग्जाम है, राइट। तो ये स्कूल का कोई छोटा मोटा यूनिट टेस्ट नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन नीट में पूछेंगे, वो भी रिसेंट अभी लास्ट 5 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए वो तो तगड़े तगड़े क्वेश्चंस है। तो देखिए अब इसको सिंपली देखना क्या है, आप सोचेंगे ये सारी चीजें हमारे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन यहां पर जो बच्चा लोग इक्विलिब्रियम वाला जो एरो दिया हुआ है ना, वो चीजें हमारे एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया गया कि ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो आप सोचेंगे भाई उस रिएक्शन का हमें काम ही नहीं है कुछ, ये रिएक्शन हमारा सिंगल स्टेप में हो रहा है, स्लो है, तो इसके बेस पर लिखते हैं। तो चलिए इसके बेस पर ही लिखते हैं, बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन। चलिए मैं इसके बेस लिख रहा हूं, रेट = मैंने लिखा के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2, बराबर। चलिए अभी इन दोनों के पावर्स क्या रहने वाले हैं, मतलब कि क्या ऑर्डर बनने वाला है वो तो मुझे पता है नहीं, लेकिन देखिए यहां पर आप देखेंगे कि x एंड y2 जो भी हमारे y2 का बच्चा लोग हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होगा। कैसे पता होगा, अरे हमने रिएक्शन स्टार्ट किया ना, तो स्टार्टिंग में हम जो x2 एंड y2 जो ले रहे हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता होंगे, लेकिन बीच में जो ये इंटरमीडिएट्स जनरेट हो रहे हैं, सबसे गंदी और बढ़िया बात यही है कि ये जो क्या जनरेट हुए, इंटरमीडिएट्स, ये बीच में जो इंटरमीडिएट्स जनरेट हुए उनके कॉन्सेंट्रेशंस को कैसे निकाले इंटरमीडिएट के। तो देखिए इंटरमीडिएट के जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर देखिए इंटरमीडिएट अभी लिखते थे, ओके। तो ये बना हमारा इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसे मैं अभी यहां पर रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 लिख के, ओके। चलिए अभी मैं देख रहा हूं, देखिए फ्रॉम रिएक्शन 1, ये जो मेरा रिएक्शन 1 मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दिया गया है, राइट, उसके बेस में अगर मैं लिखना चाहूं तो उस रिएक्शन को मैं समझ लीजिए ऐसे लिख रहा हूं, x2 y2 x प्लस x। ये जो रिएक्शन है बच्चा लोग, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट है k1, रिवर्स में है k2। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं k1/k2 तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो x 2 मोल x है तो मैं पावर में 2 लिख दूंगा, एंड डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब x2। चलिए इसमें से अगर मैं x को सब्जेक्ट बच्चा लोग बनाता हूं तो देखिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, ये मेरा राइट x²। चलिए x² को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो ये इस तरफ जाएगा, तो मतलब ऐसा होगा k1/k2 स्क्वायर ब्रैकेट में x2। अगर मैं यहां से पावर निकाल दूंगा, राइट, ये अगर मैं पावर निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से (1/2), राइट। इस x की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूंगा, समझ, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 1, राइट। तो इक्वेशन 1 जो मेरा है उसमें देखिए हम लिखते हैं रेट = ये जो मेरा है उसे मैं k3 बताता हूं, तो देखिए k3, फिर उसके बाजू में x जो मेरा है मतलब कि ये वाला पार्ट k1/k2 स्क्वायर ब्रैकेट x2 रेज़ टू पावर क्या रहेगा 1/2, राइट, एंड ये मेरा y2 स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा चलिए अभी इस k1 k2 k3 सबको मिलाकर मैं कोई एक नया कांस्टेंट बनाता हूं,
तो रेट इज इक्वल टू सिंपली मैंने लिख दिया के, अभी क्या बचा x2 रेस टू 1/2 एंड y2, तो पावर सिंपली हम 1 लिख सकते हैं। तो बच्चा लोग ये 1/2 ये 1, तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5। तो देखिए आंसर भी हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया हमारा सी। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, तो जनरली जब भी बच्चा लोग इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे तो आपको क्या दिया होगा, देखिए इस तरह से कोई स्लो फास्ट दिया होगा, जो भी आपका स्लो रिएक्शन होगा उसमें जो कोई एक रिएक्टेंट है, यहां पर देखिए मैं एक्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये मेरा एक्स है। तो एक्स मतलब यहां पर जो भी रिएक्टेंट होगा वो ऐसा रिएक्टेंट होगा कि वो उसके ऊपर वाले रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट मुझे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहा होगा। इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे पता नहीं रहता है, तो उस इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसके बेस आपको ये K1 K2 वाला मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक रिएक्शन लिखना है। वहां से जो भी आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, चाहे X हो या O3 हो, ऑक्सीजन हो, नेसेंट ऑक्सीजन, या फिर कोई भी कंपाउंड हो, उसे आपको इस तरह से सब्जेक्ट बनाकर उसका कॉन्सेंट्रेशन का कोई फॉर्मूला बनाना है। उस फॉर्मूला को आपको मेन इक्वेशन में पुट करके इस तरह से इसके ऑर्डर्स या फिर रेट इक्वेशन निकालना है, राइट। तो काफी बढ़िया सा मस्त क्वेश्चन था। चलिए अभी आगे देखते हैं। हाँ अभी आगे आया। हाँ अभी थोड़ा गंदी बात होने वाली है। देखिए कोई मुझे रिएक्शन दिया है A+2B गिव्स प्रोडक्ट, रेट दिया है मुझे K, AB का B का स्क्वायर दिया है, मतलब कि पावर में 2 लिखा है। इफ, अभी यहां पर वर्ड्स को पकड़िएगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मतलब सिस्टम इज क्विकली रिड्यूस 4 टाइम्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स रेट। तो ये गंदी बात हो गई। देखिए चलिए पहले जो रेट इक्वेशन लिखा है वो मैं सिंपली रिपीट करता हूं। यहां पर रेट इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर। चलिए बच्चा लोग ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो, तो वी ऑल नो दैट, क्या हम सबको पता है, कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू N अपॉन V। चलिए सभी बच्चों को ये पता है, मोलरिटी की फॉर्मूला पता है, मोल पर लीटर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर, ये मैंने यहां पर वॉल्यूम लिखा। तो यहां पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर मैं 1/V लिखूंगा। देखिए K एज इट इज। चलिए अभी K को भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रखते हैं और अभी K को टेम्पररी यहां से हम हटा देते हैं। यस, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया। चलिए अभी एक ही जगह पर मैं लिख रहा हूं, मोल्स मैंने 1 ले लिए, राइट। उसके बाद चलिए ये भी थोड़ा उससे सिंपल करते हैं आपको, ताकि ज्यादा समझ में आए। मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ A, मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ B एंड उसका पावर 2। चलिए यहां पर Na एंड Nb मैं 1 मोल 1 मोल्स ले लेता हूं, राइट। तो चलिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन 1। उसके बाद वॉल्यूम में मुझे क्या कहा गया है बच्चा लोग, तो वॉल्यूम में मुझे कहा गया है वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इज क्विकली रिड्यूस 4 टाइम्स, मतलब कि यहां पर 4V नहीं लिखना है। अगर आप यहां पर 4 लिखेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम 4 टाइम्स बढ़ रहा है। आपको लिखना है 1/, इस तरह से 4, 1/4 लिखना है, राइट। यहां पर 1 अपॉन 1/4 एंड उसका पावर 2। चलिए ये 4 ऊपर जाएगा, यहां पर जो रेट वर्ड है कॉमन में रिपीट कर रहा हूं, रेट। चलिए रेट प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पर 4 एंड यहां पर 4 स्क्वायर, तो टोटल बच्चा लोग हम देखेंगे तो ये बनेगा मेरा 64, मतलब कि रेट 64 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए कहां पर है, विल इंक्रीज 64 टाइम्स, विल डिक्रीज 16, तो विल इंक्रीज 64 टाइम्स। तो यहां पर बच्चा लोग अब जल्दबाजी में मिस्टेक क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात कि आपको ये स्टेप पता नहीं रहता, तो जो जो स्टेप आपको याद करने हैं मैं यहां पर आपको दिखा दूं। आपको ये
रिमेंबर लिख रहा हूं, आपको ये स्टेप एक तो पता होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि आपको जब बोला गया है रिड्यूस 4 टाइम्स, तो आपको यहां पर 4v नहीं लिखना है, 4 टाइम्स वॉल्यूम नहीं, आपको 1/4 लिखना है। ओके, चलिए अभी आगे। यस, ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि हर क्वेश्चन के आगे आप ऐसा बोलते हो, अच्छा ये नया टाइप का क्वेश्चन है, तो बच्चा लोग चुन चुन के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। 20 क्वेश्चन में मैं पूरा चैप्टर आपको कवर करवाऊंगा, और ये 20 क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको बोर्ड या कोई और एग्जाम में, बस कंसेप्ट आपके समझ में आ गए, फिर उसके बाद इस कंसेप्ट के बेस आपको फिर 50, 100, 200 जितने भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने कीजिए, लेकिन कंसेप्ट तो यही होने वाला है। देखिए, कोई मुझे यहां पर टेबल दिया है, एक मुझे यहां पर रिएक्शन दिया है, और यहां पर पूछा गया है व्हाट विल बी द करेक्ट रेट इक्वेशन, मतलब कि ये जो टेबल, ये जो रिएक्शन है, उसका करेक्ट रेट इक्वेशन क्या है। आप सोचेंगे अच्छा यहां पर 2 है तो पावर में 2 लिख दीजिए, बी के बाजू में 1 मोल है तो पावर में 1। किसने बताया कि ये आपका भाई एलिमेंट्री रिएक्शन है? ये तो हमें पता नहीं है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है, बट मुझे इसके ये कॉन्सेंट्रेशन के जो डेटा है ना, वो डेटा देखकर मुझे पता चल जाएगा। कैसे? देखो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को फोड़ना है। पहले देखिए, स्टार्टिंग में मुझे यहां पर 0.8 लिया है मैंने, ए का कॉन्सेंट्रेशन, शांति से सुनिएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.6 लिया है, तो तब मुझे यहां पर रेट, ये जो 1.4 है, एक्चुअली व्हाट इज द सी, तो यहां पर जो सी वाला पार्ट है मैं आपको बता दूं। यस, व्हाट इज द सी, तो सी इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो चलिए, ये जो थर्ड वाला मेरा कॉलम है वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि अगर मैं ए 0.8 ले रहा हूं, बी मैं 0.6 ले रहा हूं, तो मेरा रेट कितना है? 1.4। चलिए, अभी उसके बाद अगर मैं ए को सेम, जो हमारा ए कंपाउंड है उसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिंपली मैंने बी को 2.4 किया, मतलब कितने टाइम्स? यहां पर देखिए 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो ये मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो रहा है, तो रेट क्या हुआ बच्चा लोग? ये रेट यहां पर क्या हो गया? सिंपली डबल हुआ। बी का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ाया, तो रेट क्या हुआ? ओनली डबल हुआ, मतलब कि पावर में 1/2 तो आएगा, किसके? बी के पावर में, राइट। तो चलिए, ये तो मुझे पता चल गया। सो यहां से लिख सकते हैं, सो बी शुड बी लाइक दिस, राइट। चलिए, उसके बाद हम वापिस आते हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी चेंज नहीं किया, जो 0.6 से 2.4 था, 2.4 से अगेन मेंटेन रखा, लेकिन ए का कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुआ? देखिए बच्चा लोग, क्या किया मैंने, इसी तरह से यहां पर लिखते हैं 4 टाइम्स क्या किया मैंने? डिक्रीज किया, मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेशन 0.8 था उसे डिक्रीज करके मैंने बनाया 0.2, तो 4 टाइम डिक्रीज किया, तो रेट जो ओरिजिनल था वो वापस आ गया। इसको कंपेयर कीजिए तो भी पता चल जाएगा कि ये 0.8 था, 0.8 से 0.2 हो गया 2.4, और ये 1.4, तो रेट क्या हो रहा है इसमें बच्चा लोग? ये अगर 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो गया? हाफ, राइट। 4 टाइम मैंने कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया, तो रेट मेरा जो 2.8 की रेंज में चल रहा था उससे वापिस 1.4 पे आ गया। तो यहां पर देखेंगे, देखिए आंसर मेरा क्या आ गया? बी। ये जो बात थी, यस, हाँ, तो यहां जो चेंज हुआ, राइट, डबल, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन डबल नहीं, सॉरी, हाफ हो गया, तो इसके बेस में लिख सकता हूं कि जो मेरा ए था उसका भी पावर 1/2 होने वाला। देखिएगा तो पता चल जाएगा कि ये 0.8 से गिर के आ गया 0.4, 4 टाइम कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज कर रहा हूं, तो रेट भी 4 टाइम डिक्रीज नहीं हो रहा है, सिंपली कितना डिक्रीज हो रहा है? ओनली 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। तो ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो ऑब्वियसली इसका भी पावर क्या होने वाला है? 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चा लोग आपको टेबल में ऐसे देखकर आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। चलिए अभी आगे, यस, थोड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। आप सोचेंगे कि ये जो 20 क्वेश्चन वाला जो सीरीज लिया, 20 क्वेश्चन में इसको चांस मिल गया, मतलब कि रेट वाला क्वेश्चन को, सॉरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन, वो भी यूनिट, अरे सर क्या ले रहे हो?
तो आप बच्चा लोग देखिएगा जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गुजरात बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो लास्ट 15 ईयर्स के गुजरात बोर्ड के, गुजसेट के पेपर देखिए, जेई नीट के भी पेपर देखिए, तो कहीं कहीं पे बहुत जगह पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपली। और ये स्कोरिंग जैकपॉट वाला पार्ट है कि सिंपली आप इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो 30-40 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे। तो देखिए मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है 2008, 2007, बाकी तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने एक गुजसेट वाला, जो बच्चे गुजसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लास्ट 15 ईयर्स के कैसे क्वेश्चन गुजसेट के क्वेश्चन थे उसमें आप देखेंगे तो लास्ट 15 ईयर्स में 6-7 टाइम सिंपली इस तरह का, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ऐसे चेंज करके के 1 बाय 1 वो लोग पूछते। तो आपको नोट्स के लिए मैंने एक यहाँ पर टेबल दे दिया है। देखिए आपको बच्चा लोग ये याद होना चाहिए कि जो रेट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है वो के, इसका जो भी ये वैल्यू मतलब कि ये जो यूनिट है कैसे निकालते, तो आपको सिंपली ये याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब बच्चा लोग हम टाइम ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन तो मोल पर लीटर में बताते हैं, तो मोल पर लीटर, तो ये टेबल मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया, इसको रट्टा नहीं मार रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे याद करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए ये, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये, nth ऑर्डर के लिए ये, नहीं, आपको सिंपली सिर्फ इसको याद करना है। करेक्ट, ये आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आप मोल पर लीटर करके इसके यूनिट्स निकाल पाएंगे। दूसरी बात आपको देखिए और एक अच्छी टिप्स बता देता हूं। यहां पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर है बच्चा लोग, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा ही आता है, मतलब कि ओनली टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर यहां पर कैंसल हो जाता है। मतलब कि यहां पर 1 माइनस 1 मैं फर्स्ट ऑर्डर ले रहा हूं, तो n की जगह पर बच्चा लोग क्या लूंगा, 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बचा ओनली टाइम इनवर्स। चलिए ये कोई आपकी ट्रिक थी नहीं, ये तो सबको पता है। ट्रिक क्या है बच्चा लोग, देखिए अभी ट्रिक में आपको ये देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड ये मेरा सेकेंड ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर यहां पर पूछा गया है मुझे थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर का जो भी यहां पर आंसर निकलने वाला है, देखिए वो पहले सॉरी बैक कहां गया, हाँ देखिए यहां पर आंसर मेरा ए है ये रहा। तो चलिए यहां पर लीटर का पावर 2 है, ओके, मोल का पावर 2 है। भाई ऐसा क्यों, तो 1 माइनस जब आप n लिखेंगे तो यहां पर रहेगा 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, राइट, ये बात तो पता चल गई। चलिए अभी यहां पर मैं अगर ऐसा लिखूंगा मोल पर लीटर एंड उसका पावर -2, सॉरी यस, यहां पर पावर क्या बनेगा -2, तो अगर मैं लीटर को ऊपर ले रहा हूं तो उसका पावर 2 हो जाएगा, मोल को मैं डिनोमिनेटर में जाने दे रहा हूं तो उसका भी पावर मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर थर्ड ऑर्डर लिखा है तो यहां पर क्या रहेगा 2, 2, राइट। ये जो है 1, 1 वाले तो वो 0 या सेकेंड ऑर्डर में रहता है। ओके चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 गुजसेट 2011। ओके बच्चा लो, अभी गुजसेट 2011 का ये क्वेश्चन यहां पर क्यों लिया गया, देखिए यहां पर हमें कहा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1/2 एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n-1th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप सोचेंगे यस सर आपने अभी बताया था, आगे हमने डिस्कस किया था। यस देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हाँ ये टेबल आया था, याद आया आपको कुछ, यस हमने लोगों ने ये सारी चीजें लिखी थी, ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो आप सोचेंगे यस यही बात है, नहीं बच्चा लोग, ये यहां पर देखिए हमें यहां पर टॉपिक हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, तो यहां पर रेट कांस्टेंट का हमने यूनिट निकाला है। जनरली बच्चा लोग आप क्या कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ये वाला n-1th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप इस टॉपिक में क्या करने जाते हैं, तो आप इस टॉपिक में जो हमने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ऐसा लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन रेडी रेस टू क्या 1 माइनस n टाइम इनवर्स मतलब सेकेंड इनवर्स, तो इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना, राइट। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें T1/2 एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का एक रिलेशन। तो देखिए यहां पर मैंने आपको एक टेबल दिखाया है, ये टेबल आपको नोट करना है, बाकी तो ये जो भी हमारी पीपीटी है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो देखिए मैंने पूरा एक आपके लिए नोट बना के रखा हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है
तो वी ऑल नो दैट कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे भाई? तो वी ऑल नो दैट, सी इरेजर नहीं पेन, यस, वी ऑल नो दैट T1/2 इज इक्वल टू R0/2K। हाँ, बस जब लिखा तब आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये समझ में आ गया, हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है। तो T1/2 इज इक्वल टू R0/2K, तो T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर तो T1/2 हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। भाई कैसे? तो वी अगेन नो दैट T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K। तो यस, यहां पर कहीं पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 नहीं आ रहा है। उसके बाद ये देखिए बच्चा लोग, जनरल फॉर्मूला आपको देखना है, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है फॉर nth ऑर्डर। क्या फॉर्मूला है? T1/2 प्रोपोर्शनल टू 1/R0⁻n-1। तो ये आपको रट्टा मारना है, मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये लर्न करना है। देखिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ भी कभी भी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छी तरह से फोड़ पाएंगे। देखिए T1/2 1/, आपको लिखना है R0n-1। अभी मुझे यहां पर क्या पूछा गया है? n-1। तो आंसर T1/2 प्रोपोर्शनल टू 1/R0⁻n-1। तो कभी कभी बच्चे कुछ ऐसा आंसर सिलेक्ट कर देते, नहीं बच्चा लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? तो हियर n इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर ऑर्डर क्या है? n-1। तो देखिए कैसे लिखना है इसको ऐसे लिखना है, सॉरी येलो कलर, हाँ, T1/2 ओके, प्रोपोर्शनल टू 1/R0⁻n-1। अभी मैं n की जगह पर क्या लिख रहा हूं बच्चा लोग? n-1, एंड ऑलरेडी -1 तो वहां पर प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा क्या? ये जो मेरा पार्ट है वो बन जाएगा n-2 बनेगा, राइट। चलिए अभी ये डिनोमीटर में है, ऊपर जाएगा तो 2 - n हो जाएगा। सो T1/2 प्रोपोर्शनल टू R0, जो पावर है उसे हम उल्टा करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द 2 - n। तो यहां पर आंसर देखिए बच्चा लोग क्या है मेरा? B, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? T1/2 मुझे दिया गया है 10 मिनट, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। शांति से पहले क्वेश्चन देखिएगा, फिर देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 0.08 मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे डिक्रीज करके मुझे ले जाना है 0.01 मोलर तक। तो देखिए कैसे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.08। अभी ये T1/2 का बच्चा लोग क्या मतलब है? T1/2 का ये मतलब है कि ओरिजिनल जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसे हाफ होने में जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है क्या? T1/2 मतलब 10 मिनट। तो चलिए अभी उसके बाद आगे 0.04 से 0.02 एंड लास्ट 0.01, मतलब 0.08 से हुआ 0.04, उसके बाद 0.02, उसके बाद 0.01। एवरी टाइम क्या टाइम जाएगा? 10 10 10, मतलब टोटल 10 + 10 + 10 कितने मिनट हुए? 30 मिनट। तो मेरा आंसर यहां पर बच्चा लोग बी आया, राइट। उसके बाद इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ पीरियड्स? बच्चा लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आने वाले, आफ्टर 3 हाफ लाइफ साइकिल, आफ्टर 2 हाफ लाइफ साइकिल, जो भी पूछा जाएगा वो हम फोड़ पाएंगे। देखिए मुझे कहा गया है कि 5 हाफ लाइफ साइकिल के बाद जो कंपाउंड है उसका कितना लिखे। इन फर्स्ट ऑर्डर व्हाट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, मेन वर्ड यहां पर है इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिएगा मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं एंड एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक भी आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। समझ लीजिए इनिशियली मैंने 1 लिया है, राइट। एक हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई तो 1 से हो जाएगा 1/2, दूसरी साइकिल के बाद वो हो जाएगा 1/4, उसके बाद वो हो जाएगा 1/8, देन 1/16, उसके बाद 1/32। 5 हाफ लाइफ साइकिल मुझे कहा गया है, राइट।
तो यहां पर ये साइकिल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 साइकिल्स, 5 हाफ लाइफ साइकिल्स, राइट। तो ये 5 हाफ लाइफ साइकिल्स के बाद अभी क्या कहा गया है, रिएक्टेंट लेफ्ट। तो बच्चा लोग आपको ऑलवेज ये याद रखना है, रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब कि जब आपको पूछे 2 हाफ लाइफ साइकिल के बाद 3 हाफ लाइफ साइकिल, 4 5, अगर आपको पूछा जाए कि 6 हाफ लाइफ साइकिल के बाद, तो यहां पे आगे क्या आएगा 1/64। अच्छा चलिए, तो समझ गए। इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहे तो देखिए बच्चा लोग, परसेंटेज में ऐसे ही से लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, ये चलिए, जो इनिशियली 100% था, राइट, अभी वो बचेगा, मैंने क्या वर्ड यूज किया, बचेगा 50%। अभी 50% आगे रिएक्ट करके अभी क्या बचेगा 25%। तो ये सेम पार्ट है क्या, रिएक्टेंट लेफ्ट 25%। चलिए, उसका हाफ क्या हो रहा है 12.5%। चलिए, इसका भी अगर मैं हाफ करूं तो 6.25, इसका भी अगर हम हाफ करते तो 6 का होगा 3, 25 का हम 125 नियरली ले लेते हैं। तो ये परसेंटेज, दिस इज द लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, यही सेम क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर हाफ लाइफ साइकिल। तो समझ लीजिए ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो सामने कितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर परसेंटेज देखिए कैसे होंगे, 100 50 के बाद जब ये रिएक्टेंट 25% बचता है तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो चुका होगा 75। तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो यहां तक देखिए 100, पहले इनिशियल 0 तो स्टार्ट कर दे, तो प्रोडक्ट, चलिए मैं यहां से दूसरे कलर से लिखता हूं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। चलिए, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनिशियली 0 रहता है, उसके बाद 50%, देन 75%, उसके बाद 87.5%। चलिए, अभी 6% लेफ्ट है, तो प्रोड्यूस 6 का अगर हम देखेंगे तो ये होगा 6 मतलब 94, यस 6 तो नहीं है, 93 पॉइंट अराउंड 75%, हाँ 93, यस 93.75। उसके बाद अभी ये कितना, ये मतलब प्रोडक्ट मेरी बढ़ रही है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो, अभी लास्ट मेरा बचा 3.125। तो अभी प्रोड्यूस कितना होगा वो आप 100 से माइनस करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसको पावर में मतलब कि लिखना, अगर 1/, इसे हम क्या लिखेंगे 0, फिर ये 1/5, ये 3/4 पार्ट, इस तरह से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, राइट। चलिए, तो यहां पर आंसर मैंने बताया था बी आ गया, यस। चलिए, अभी आगे क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन गिवन बाय, बच्चा लोग क्वेश्चन कब आया था, नीट 2019 में। तो मैं नीट वाले बच्चों से कहना चाहूंगा कि नीट का देखिए पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं रहता, क्योंकि आपको समझ लीजिए टाइम जो जेई वालों को मिलता है, टाइम भी आपको उतना ही मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपके पास क्वेश्चन जेई वालों से डबल रहता है, राइट। जेई में 30 देखेंगे तो आपके पास बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 45, फिजिक्स के 45, तो करीबन 180 जितने क्वेश्चन रहते हैं। फिर तो अभी ब्लूप्रिंट शायद कभी चेंज हो, लेकिन जनरल देखा जाए तो जेई से नीट के क्वेश्चंस डबल रहते हैं, टाइम आपको सेम दिया जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो नीट का पेपर रहता है उस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपको 3 आवर्स, मतलब कि जो 60 हुए मिनट 80, तो 180, तो 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन फोड़ने, मतलब एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिला, 1 मिनट मिला। तो आपके क्वेश्चन उसी तरह से डिजाइन किए हुए होंगे कि आप 1 मिनट में उस क्वेश्चन को फोड़ सके। मतलब कि जितने टफ क्वेश्चन जेई में आने वाले उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नीट में नहीं आते। हाँ, लेकिन नीट में प्रॉब्लम है कि स्कोर ज्यादा करना पड़ता है, राइट, क्योंकि मेडिकल के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो देखिए अभी 99% कंप्लीशन के लिए देखिए हमें फर्स्ट ऑर्डर का बच्चा लोग फॉर्मूला पता है सबको, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। सो यहां पर टी सब जगह पर सब्जेक्ट है, तो मैं टी से ही लिखता हूं, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के,
log R0 अपॉन RT कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर एट टाइम t। चलिए अभी यहां पर ये बात तो कॉमन रहेगी 2.303 रेट कांस्टेंट मुझे के ही बताया गया है। लॉग अभी चलिए इनिशियली मैं 100 एज्यूम कर लेता हूं तो RT क्या 99 आएगा? नहीं, देखिए यहां पर क्या गया गया है कंप्लीशन ऑफ 99%। एक वर्ड देखिए कंप्लीशन, मतलब कि हमारा 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो बाकी बचा 1%, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1। चलिए अभी इस 100 को बच्चा लोग हम 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 टू द पावर 2। तो देखिए ये जो 2 है हमारा वो आ जाएगा आगे, इसके साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इसका डबल 2 का डबल हो जाएगा 4 एंड 606, तो यस 4.606 अपॉन के, और ये लॉग वाला जो टर्म है उसका आंसर रहेगा 1। सो टी इज इक्वल टू क्या निकल के आया 4.606 अपॉन के, तो आंसर मेरा बनेगा यहां पर बच्चा लोग सी। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपली आप इजीली सॉल्व कर पाए। नीट 2019 देखिए अभी आगे। यस व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अच्छा इनिशियल कंसंट्रेशन में डबल करता हूं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके तो देखिए बच्चा लोग फिर से वही बात आ गई कि आपको यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि देखिए वो है हमारी चीज R0, उसे हम क्या कर रहे हैं डबल, और हाफ लाइफ कौन से जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए बच्चा लोग। तो वी ऑल नो दैट कि जो हमारा जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो जैसे हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो ऑब्वियसली ये अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा। तो यहां पर पूछा गया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर इज डबल, स्पेशली हाफ लाइफ टाइम के लिए पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चा लोग? नीट 2018। तो अभी 19 का देखा था, अभी 18 का देखिए 1 मिनट में फोड़ पा रहे, तो 2018 में ये पूछा तो हाफ लाइफ, तो ये समझ लीजिए कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो ऑब्वियसली हाफ लाइफ टाइम भी क्या होगा डबल। आंसर मेरा निकल के आ गया बी, राइट। चलिए अभी आगे। यस अभी क्वेश्चन है कोई हाफ लाइफ टाइम मुझे दिया गया है T1/2 फॉर C14 5730 ईयर। उसके बाद इफ इट इज इफ इन अ green vegetation radioactivity of C14 is 20 dpm and wooden idol show 5 dpm reactivity of C14, what is the age of that idol? okay, अभी देखिए सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया है, आपको इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता रहती है। व्हाट इज द dpm? तो बच्चा लोग इसका मतलब होता है डीके पर मिनट, मतलब कि जो भी मेरा वो सैंपल है धीरे धीरे वो कंज्यूम होता जाएगा, धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि वो सड़ता जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे वो यूज हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर के साथ वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे कहा जाता है डीके पर मिनट। तो देखिए 20 डीपीएम से वो हो गया 5 डीपीएम। तो देखिए कैसे, अभी हमने पहले आगे क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट है, बाकी आपको पता चल जाएगा। देखिए 20 डीपीएम, अगर मैं हाफ लाइफ टाइम 5730 ईयर्स के लिए वेट करूंगा तो वो हो जाएगा 10 डीपीएम। उसके बाद अगेन मैं 5730 ईयर्स के लिए मैं वेट करूंगा तो वो मेरा बन के अभी रह जाएगा 5 डीपीएम। तो कितने हाफ लाइफ साइकिल हुए? तो यहां 20 से 5 डीपीएम जाने के लिए 2 हाफ लाइफ साइकिल्स, मतलब 5730। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 5730 ईयर्स। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा बी निकल के आ जाएगा, राइट। वही पूछा था व्हाट इज द एज ऑफ दैट आइडल, मतलब कि जब ये कॉन्सेंट्रेशन 2 डीपीएम से 5 डीपीएम तक रिड्यूस होकर हो जाएगा तो ये जो हमारा आइडल उसका एज कितना हुआ होगा। तो इनिशियली उसमें था 20, आफ्टर 5730 ईयर, इतने सालों 5000 साल के बाद ये हुआ 10 डीपीएम, उसके भी और 5730 साल के बाद वो हो जाएगा 5 डीपीएम। तो टोटल मिला के इसकी एज क्या होगी?
राइट। चलिए अभी आगे क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द, देखिए गुडसेट 2017 पीरियड फॉर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 15 मिनट। चलिए मुझे देखिए वन बाय वन वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन से वर्ड्स पकड़ते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। यहां पर मेन कीवर्ड्स दिया है, हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया है 15 मिनट। चलिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डीके, मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट फ्रॉम 50 ग्राम सब्सटेंस आफ्टर 1 आवर। तो बच्चा लोग 1 आवर में मिनट कितने रहते हैं, तो वी ऑल नो दैट 60 मिनट, राइट। ओके चलिए 60 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू, सॉरी अभी थोड़ा पेन या कर्सिव में चला गया, यस 4 इंटू 15 मिनट, यस ये तो लिख सकते। तो हमने पढ़ा था कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है बच्चा लोग 15 मिनट। तो 15 मिनट के 4 साइकिल हम कंप्लीट करने वाले हैं, कितने 1 आवर में। तो अगर ये 50 ग्राम है तो आफ्टर 4 हाफ लाइफ साइकिल वो कितना बचेगा, देखिए 50 में ले रहा हूं, इनिशियली ले लिया हमने 50 ग्राम, राइट। 15 मिनट के बाद वो मेरा कंपाउंड कितना हो जाएगा, मतलब बचेगा 25। उसके और 15 मिनट के बाद वो हो जाएगा 12.5 ग्राम। एक और 15 मिनट का साइकिल मैंने चलाया तो वो बनेगा मेरा 6.25 ग्राम। कितने साइकिल हुए 1 2 3। एक और मैंने 15 मिनट का साइकिल चलाया तो वो बचेगा 3.125 ग्राम। तो तुरंत आप देखेंगे अच्छा यहां पर आंसर कोई 3.125 तो दिया नहीं है। तो बच्चा लोग मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज दिस, दिस इज द लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, राइट। 15 15 15 15 मतलब कि आफ्टर 60 मिनट, आफ्टर 1 आवर मेरा जो रिएक्टेंट है वो मेरे पास अभी बचेगा कितना, ओनली 3.125। तो कितना कन्वर्ट होगा, तो यही तो पूछा है। देखिए मुझे क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डीके, मतलब कि कितना कन्वर्ट हो चुका, ये तो बचा हुआ है। डीके मतलब कितना कंज्यूम, कितना डिकम्पोज, कितना सड़ चुका है वो। डीके फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 1 आवर। तो टोटल मुझे क्या करना है, देखिए कहां गया ये सब्सटेंस, डीके आफ्टर 60 मिनट इज इक्वल टू 50 माइनस 3.125। सो बचा कितना मेरा, ये आंसर मेरा निकल के आ जाएगा 46.875 ग्राम। इतना इसका डिकम्पोजिशन हो चुका होगा। तो क्वेश्चन को शांति से पढ़िएगा। ये लोग तो अच्छे हैं कि आपको ऑप्शन ए में यहां पर अगर ये दे दिया होता 3.125 तो आप लिख कर आ जाते। जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद जब बोर्ड वाले ये गुडसेट एग्जामिनेशन का आंसर की अपलोड करते तो आप देखेंगे मैं तो सही करके आया था, मैंने तो इतने क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन जल्दबाजी कर दी। तो बच्चा लोग मैंने देखिए मेरी हैबिट देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, सभी जितने भी कीवर्ड्स दिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते तो हल्के हाथ से मेन जो भी आपके जितने भी आपके कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन को समझिए कि क्या पूछा गया है। सबसे बढ़िया यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड कोई भी है तो ये है। जब भी आपको ये वर्ड मिले डीके मतलब कि कितना वो डिकम्पोज कंज्यूम मतलब सड़ चुका है वो पूछा जाए तो वो पूछ रहे हैं, ना कि वो पूछ रहे हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, वो पूछ रहे कि कितना डीके हो चुका है, राइट। चलिए आंसर बी। उसके बाद यस, विच ग्राफ इज रिक्वायर्ड टू गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पॉजिटिव स्लोप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन कब आया था, एम्स 2018 में। तो मैंने एक सैंपल का बच्चा लोग क्वेश्चन लिया है। इस तरह के बहुत सारे ग्राफ है तो ग्राफ भी सारे आपको याद होने चाहिए। देखिए मैं आपके लिए कि यहां पर एक नोट्स लेकर आया हूं, यस। तो ये नोट्स फिर बता रहा हूं आपको, वो टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो देखिए पहले शांति से पढ़ते, ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
इतने तरह के ग्राफ्स मिलते हैं आपको। देखिए सबसे पहले लॉग आर वर्सेस मैं टी का अगर ग्राफ प्लॉट कराऊं, जो हम जनरली टेक्स्ट बुक में दिया है, हम थ्योरी में लिखते हैं, तो ये वाला मेरा ग्राफ आएगा इस तरह का, कुछ नेगेटिव स्लोप वाला। वाई? बिकॉज हियर स्लोप इज अ माइनस के अपॉन 2.303। शायद आपको फॉन्ट छोटे लगे तो डोंट वरी, आपको वो पीडीएफ में से मिल जाएगा सारी चीजें। तो यहां पर लिखा है स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ऑब्वियसली नेगेटिव स्लोप रहेगा। जब मैं लॉग R0 अपॉन R वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो स्लोप मेरा वहां पर पॉजिटिव बनता है, एंड दैट्स व्हाई ये ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है। सिंपली मैं रेट वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। वी ऑल नो दैट जब हम फर्स्ट ऑर्डर की थियरी स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के क्या, आर रेस टू पावर दी 1, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेट भी बढ़ेगा। लेकिन हाफ लाइफ टाइम एंड R0 का अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो वो इस तरह से कांस्टेंट वाला रहेगा। व्हाई? बिकॉज हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सो वो R0 पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से इस तरह के ग्राफ आपको मिलते हैं। तो ये सारे ग्राफ आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। ऐसा मत सोचना कि अच्छा YouTube पे वीडियो है, या फिर ऐसा भी मत सोचना कि अच्छा YouTube से वीडियो से टेलीग्राम से मुझे ये पीडीएफ भी मिल गई है। एग्जाम के टाइम पर क्या आप टेलीग्राम पे पीडीएफ ढूंढेंगे? जो पीडीएफ आपने अपने टैबलेट में, मोबाइल में, लैपटॉप में कहीं पर भी सेव करके रखा तो एग्जाम टाइम पर वो रिफर करेंगे? नहीं, आपको ये सारी नोट्स, आपके खुद के नोट्स बनाना है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जनरली बच्चे कहते हैं कि सर आपके नोट्स दे दीजिए, तो चलिए वो नोट्स आपको यहां से बीच बीच में आपको मिल रहे होंगे, लेकिन सबसे बढ़िया नोट्स कौन से? तो हमारे खुद के बनाए हुए, हमने जो हैंड रिटन डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन यूज करके जो नोट्स बनाए ना, सबसे ज्यादा लास्ट मोमेंट पर आपको वही काम लगने वाला है। अगर ये बात आपने अभी सुनी नहीं किया, डोंट वरी, जब एग्जाम टाइम पर आपको रियलाइज होगा तब याद आएगा, यस उस वीडियो में अजय सर ने बताया था कि अपने खुद के नोट्स बनाइए। लेकिन उस वक्त क्या करेंगे, हाँ ये फॉर्मूला उस बुक में मैंने देखा था, तो उस बुक को ढूंढो, अरे यार ये फॉर्मूला कहां पर देखा था, नोटबुक में देखो, फिर यूट्यूब पे कहीं पे देखो। तो सारी चीजें आपको कहीं एक जगह पर मिल रही हो, इस तरह से आपके खुद के अच्छे से नोट्स बनाइएगा, राइट, अपनी खुद की लैंग्वेज में। तो चलिए अभी मुझे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है यहां पर, ये विच ग्राफ इज रिक्वायर्ड टू गेट पॉजिटिव स्लोप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए सारे ग्राफ एक तरह के हैं, लॉग ए मतलब कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम टी। फर्स्ट ऑर्डर में कहीं पर भी लॉग टी का ग्राफ नहीं आता है, तो ये सी वाला तो नहीं हो सकता। चलिए अभी ये एक बात रही, दो तीन बात ये, तो पॉजिटिव स्लोप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए यहां पर आंसर बच्चा लोग, सॉरी हाँ कहां गया ये मेरा क्वेश्चन, यस सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं पीछे, हाँ आंसर मेरा है बच्चा लोग यहां पर बी। तो आप सोचेंगे कि यहां पर आंसर बी कैसे आया, देखिए हाँ ये मेरा स्लोप देखिए, लॉग आर वर्सेस टी है, तो इट इज अ नेगेटिव, राइट, इसका स्लोप नेगेटिव है, ओके। बट मैं अगर लॉग आर, यहां पर जो लॉग आर है उसकी जगह पर मैं अगर माइनस लॉग आर ले रहा हूं, राइट, तो ऑब्वियसली ये जो मेरा स्लोप है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। चलिए इसमें जो नहीं काम की चीजें है वो मैं मिटा देता हूं। चलिए हाँ यहां पर वो T1/2 का आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज टू 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू 800, सॉरी हाँ यस 50 to 800, ओके, फ्रॉम, अच्छा इनिशियल ये दिया है, और ये 2 × 10⁴ सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा ये टाइम दिया है। देन what will be the rate constant for this reaction in second inverse? yes क्वेश्चन कब आया था, IIT 2013 में। तो देखिए चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला है, मुझे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, तो मैं k को यहां पर सब्जेक्ट लिखूंगा 2.303। अभी फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में t, तो टाइम में लिख रहा हूं 2 × 10⁴ लॉग R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिया गया था यहां पर 800 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 50। तो सिंपली आप सारे इस डेटा को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे
तो आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर सी, राइट बच्चे लोग। ये सारी चीजें अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम एमसीक्यू सॉल्विंग जो सारी ट्रिक्स है वो डिस्कस कर रहे हो, तो मैथमेटिकल स्टेप है, बीच में अभी कैलकुलेटर लेके मैं बैठूंगा, सारी कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। चलिए अभी नया टॉपिक आया हमारा आर्हेनियस। तो बच्चा लोग अभी आर्हेनियस बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा, फॉर एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रिएक्शन रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। अच्छा 10 डिग्री, वी ऑल नो दैट कि हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट के रहता है, वो क्या हो जाता है, डबल। अच्छा इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस हाउ मेनी टाइम्स विल रेट कांस्टेंट इंक्रीज। क्वेश्चन मेरा आया है AI EEE 2011 में, तो थोड़ा लॉजिक तो लगेगा ही। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है तो डबल हो रहा है, तो अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस मतलब कि मैं 5 साइकिल्स चला रहा हूं 10 डिग्री सेल्सियस वाले, राइट, तो रेट कितना होगा, तो ऑब्वियसली 5 साइकिल्स मतलब बच्चा लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि हम कह सकते हैं 2⁵, मतलब कि मेरा आंसर बच्चा लोग यहां से देखिए 32 निकल के आ जाएगा। 32 टाइम्स रेट मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो आंसर देखिए मेरा आ गया सी। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आया IIT 2010 में। अच्छा क्या क्वेश्चन था, मतलब कि ये एडवांस वाला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ K वर्सेस T, अच्छा विच ग्राफ फॉलोज आर्हेनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन। तो आर्हेनियस का जो रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है, कौन सा ग्राफ इसे फॉलो करता है। तो देखिए चलिए यहां पर आंसर मेरा ए बताया है। अभी मैं आर्हेनियस का फॉर्मूला क्या है वो लिखता हूं। तो आर्हेनियस का फॉर्मूला ये है K इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT, राइट। अभी मुझे ग्राफ अगर प्लॉट करना है K वर्सेस T का, मतलब कि K एंड T के बीच में रिलेशन देखे तो वैसे देखा जाए तो K एंड T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे होना चाहिए, राइट, या शायद फिर माइनस देखेंगे तो ऐसा होना चाहिए। बट बच्चा लोग यहां पर हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि K एंड T, तो जैसे जैसे हम T बढ़ाते हैं तो K बढ़ता है लेकिन एक्सपोनेंशियली, मतलब कि देखिए K एंड A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट एक्सपोनेंशियली है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से जो कर्व आ रहा है, राइट। आपको ये याद रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इस ग्राफ को मैं ऐसे ड्रॉ करता, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट एक्सपोनेंशियली है। इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, लेकिन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर इसको मैं डबल करता हूं तो ये डबल, ये ट्रिपल करता हूं तो ट्रिपल, ऐसे नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो सही लेकिन एक्सपोनेंशियली वो बढ़ रहा है, राइट। तो चलिए इसमें जो नहीं काम की चीजें हैं वो हम मिटा देते हैं। ओके चलिए, तो बेस्ड ऑन दिस, ओके चलिए अभी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राफ ऑफ ln K वर्सेस 1/T। कब आया था वो क्वेश्चन, IIT में आया था 2000 शायद 10 था। अभी यहां पर GSEB 2020 में 1-2 साल पहले ही, राइट, GSEB 2020 में सेम क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया। देखिए अभी ln K वर्सेस 1/T। तो चलिए आर्हेनियस का क्या फॉर्मूला, पहले आर्हेनियस का फॉर्मूला लिखते हैं। ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R। मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, T को थोड़ा साइड में अलग से। और अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो देखिए y इज इक्वल टू ये मेरा M X एंड C। तो देखिए बच्चा लोग कि हमारा जो X है, सॉरी स्लोप M, तो वो स्लोप क्या निकल के आ रहा है बच्चा लोग, नेगेटिव है। तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरा ग्राफ जो भी है इस तरह से डाउनवर्ड इंक्लाइन होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा है, यस दिस इज माय आंसर ln K वर्सेस 1/T। y एक्सिस पर मैंने ln K ले लिया, x एक्सिस पर 1/T ले लिया, उसका जो भी ग्राफ है, यस उसका स्लोप बच्चा लोग क्या है, नेगेटिव, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यस तो आंसर मेरा डी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, पेन चेंज कर लेते, यस एट ए 298 केल्विन टेम्परेचर द
एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा, फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन x2 प्लस y2 गिव्स 2xy इज प्लस 20 किलो जूल इज 15 kg, व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। यही रिएक्शन मुझे रिवर्स दिया है, थोड़ा क्वेश्चन को शांति से समझते। देखिए मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, मुझे ऐसा दिया है x2 प्लस y2 गिव्स 2xy प्लस 20 किलो जूल। तो बच्चा लोग ये 20 किलो जूल क्या है? तो ये 20 किलो जूल इज नथिंग बट आवर डेल्टा एच है। तो अभी देखिए डेल्टा एच मेरा यहां पर प्लस है। अभी देखिए इसी रिएक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यस, x2 प्लस y2 गिव्स 2xy एंड डेल्टा एच ऐसे लिखा गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 20 किलो जूल। दोनों चीजें सही है, मतलब कि अगर x2 का y2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वो दोनों मिलके प्रोड्यूस करेंगे xy बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे ये xy मॉलिक्यूल तो मिल रहे होंगे, उसके साथ एनर्जी भी मिल रही होगी। तो मुझे यहां प्रोडक्ट के साथ बाजू में ही लिखना है, तो मैं लिखूंगा प्लस 20 किलो जूल करके, या फिर इस तरह से अलग से लिखना है, जनरली हम ऐसा ही लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 20 किलो जूल। तो चलिए ये तो हमने रिएक्शन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देगा। और दूसरी बात यहां पर कहा गया था एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 15 किलो जूल। तो यही रिएक्शन अगर रिवर्स में हो रहा होगा तो देखिए वी ऑल नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू ई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस ई डैश एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो डेल्टा एच मुझे दिया गया है क्या है, माइनस 20, फॉरवर्ड का मुझे दिया है 15, तो मुझे निकालना है ई डैश। तो चलिए ई डैश को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो 15 प्लस 20, तो टोटल आंसर मेरा होना चाहिए 35 किलो जूल। तो आंसर है मेरा प्लस 35 किलो जूल। अब बच्चा लोग आप यहां पर मिस्टेक, गलती कहां पर करते हैं, तो ये जो प्लस 20 किलो जूल है, जल्दबाजी में गलती से आप यहां पर क्या लिख देते हैं, प्लस 20। तो जैसे ही प्लस 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस, मतलब कि आपका आंसर बनेगा माइनस 5 किलो जूल। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, अच्छा फॉरवर्ड में जो एनर्जी रहती है वही एनर्जी रिवर्स में रहती है, तो वहां पर फॉरवर्ड में प्लस 15 है तो रिवर्स में माइनस 15 लिख देंगे। तो ये भी गलती आपने वहां पर कर दी, राइट बच्चा लोग। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी याद करनी है। एंड ये जो पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, मतलब सारे जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर जो सॉल्व किए, आप इस वीडियो को रिपीट करके 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देखिए। एंड ये जो भी पीडीएफ है हमारी टेलीग्राम, जो हमारा प्यारा सा क्रिएटिव केमिस्ट्री का ग्रुप है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल रही होगी। तो पीडीएफ को देखिए, सारे नोट्स बनाइए, अच्छी सी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। ओके, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक।